हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हूं आपके साथ छोटन कुमार। दोस्तों जेक के द्वारा आपका माध्यमिक परीक्षा के लिए दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र निकाला गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में है। जो माध्यमिक परीक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इससे बनने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का दोस्तों 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या कुल 40 रहेगी और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि जेक के द्वारा निकाला गया आपके आने वाले एग्जाम को देखकर हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया था, जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। जनरल मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जल भाग बोल रहा है जो 3 ओर स्थल भाग से घिरा हो, तो उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसको बोला जाता है खाड़ी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये मान के चलिए जलीय भाग है, ये मान के चलिए क्या है आपका जलीय भाग है, ये जल वाला इलाका है और इसका 3 तरफ से, एक तरफ इधर, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर से स्थल से घिरा हुआ, तो इस जलीय भाग को क्या बोला जाएगा। तो इसको बोला जाता है दोस्तों खाड़ी। और इसी से एक और अपोजिट क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा स्थल, जैसे भारत का स्थल लिखिएगा जो 3 ओर जल से घिरा हो, इधर भी जल से है अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल खाड़ी, तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। जैसे कि यहाँ पे जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो तो उसको बोलेंगे खाड़ी, और जो स्थल भाग जल से घिरा हो उसको बोलेंगे आपका प्रायद्वीप। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। तो दोस्तों झारखंड का पड़ोसी राज्य हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा आपका सही है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये है आपका झारखंड के पड़ोसी राज्य। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा नाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब बताए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों हिमालय का नंद देवी ये तो सही है, उत्तरी मैदान खादर ये भी सही है और भारतीय मरुस्थल बरखंड ये भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी जो प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। मतलब कि ये 4 ऑप्शन आपका दिया दोस्तों, इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आपका भारत का उत्तर का मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश पाया जाता है। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश वहीं पे है, बिहार है, ठीक है, ये सारे प्रदेश है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका चौथा का ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे दोस्तों कथन दिया है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। ये कथन बिल्कुल भी दोस्तों सही है। अब इसका दिया है दोस्तों कारण, तो कारण पहले हम देखते हैं क्या रहा कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी, ये भी सही है। और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। मतलब कि आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहले क्या हो रहा है, केवल कथन सही है, नहीं केवल कथन सही नहीं, कारण भी सही है, तो ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है कि कारण सही और कथन गलत है, नहीं कारण और कथन दोनों सही है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या बोला दोस्तों कि कथन और कारण दोनों गलत है, नहीं ये भी नहीं है। चौथा नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, कथन और कारण दोनों आपका सही है, तो हो जाएगा आपका दोस्तों चौथा का ऑप्शन नंबर डी। आपका कथन भी सही था। कथन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, क्या बोला था कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, ये कथन आपका सही है। और कारण क्या बोला था, तो कारण था कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, ये भी सही है। और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका छठा की ओर। दोस्तों सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 5। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। तो दोस्तों सिंचाई के क्षेत्र में है, नौ संचालन, जल विद्युत, इनमें से सभी, तो हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। दोस्तों जब भारत में मानसून का आगमन होता है तो वह कहलाता है आपका वर्षा ऋतु, तो हो जाएगा आपका 7वां का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों जहां पे आपका 200 सेंटीमीटर से भी अधिक की वर्षा पाई जाती है उस वन को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पे हमेशा पेड़ों पर पत्तियां रहती है और हमेशा वहाँ पे पानी का बौछार पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 8वां का ऑप्शन नंबर ए। और ये जनरली भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में, जैसे पूर्वांचल राज्य जो कि आपका हिमालय नहीं, ये आपका सिक्किम हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, मणिपुर, इस वाले इलाका में पाए जाते हैं जहाँ 7 सिस्टर्स पाए जाते हैं। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है ये होगी आपका पुरुष को मेल बोल सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे फीमेल, तो फीमेल मतलब महिला। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है दोस्तों आपका लिंग अनुपात। मतलब कि लिंगानुपात क्या है प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 9 का सी सही आंसर, 9 का हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा जन्म दर का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, ये आपका जन्म दर का अर्थ। तो हो जाएगा 10वां का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। तो दोस्तों हमारे देश में जो कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार मिला है वो मिला आपका संसद को, क्योंकि संसद में आपका लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद जब इन दोनों से बिल कोई पास होता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर उस पर अपनी सहमति जाहिर करता है और हस्ताक्षर करता है, तो वो कानून बन जाता है। तो आज देखिएगा दोस्तों किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है। तो 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति खत्म हुआ दक्षिण अफ्रीका के आजादी के बाद 26 अप्रैल 1994। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन सारे का आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दी है। दोस्तों लोकतंत्र में जो भाषण दिया है, परिभाषा दिया लोकतंत्र का, उसमें लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए यह परिभाषा दिया गया आपका अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 की ओर। क्या बोल रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक की बातें करें तो दोस्तों पहली बैठक हुआ था आपका दोस्तों दिसंबर 1946 में, ठीक है, आज देखिएगा दिसंबर 1946 में। लेकिन संविधान सभा के चुनाव के लिए जो बैठक हुआ था वो था दोस्तों आपका जुलाई 1946 में। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत कीजिएगा दोस्तों, दोनों थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। पहली बार अगर बोलेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो दिसंबर 1946, और चुनाव के लिए जुलाई 1946। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, अगर चुनाव ही हुआ था, भारत को टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, जिसमें से आपका अलग अलग राज्य में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश में 80 है, अगर झारखंड की बात कीजिएगा झारखंड में 14 है, असम में भी 14 है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों भारत में आपका मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ठीक है। तो आज देखिएगा, अगर आपको सारा नाम पता नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में कि कौन कौन सा मौलिक अधिकार है। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो दोस्तों राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा आपका गृह मंत्री होता है, ना ही जिलाधीश होता है, ना ही गृह मंत्रालय का सचिव होता है, और ना ही पुलिस महानिदेशक होता है। दोस्तों ये कार्यपालिका का राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका गृह मंत्री, जो आपका राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, जो चुनाव के माध्यम से चुन करके आता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। तो दोस्तों सरकारी निर्णय से जो भी विवाद उठता है उसका निपटारा आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आप लोग सीधा सीधे बोल सकते हैं कि न्यायालयों के द्वारा किया जाता है, न्यायालय या अदालत जो भी कह सकते हैं आप लोग। तो 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के
लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो दोस्तों 1971 में जो भारत में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें से इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और इंदिरा गांधी कौन से पार्टी से आती थी? तो आपका कांग्रेस पार्टी से आती थी। तो याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। और कौन सा लोकसभा चुनाव में? तो 1971 का लोकसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 की ओर। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों केंद्र सरकार का प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पूरा मंत्रिपरिषद और केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। ये इसको बोल सकते हैं कि सरकार का मुखिया भी कहा जाता है। तो 20 का हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों अगर किसी एक भूमि पर एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि कहलाती है आपका बहुविध फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 21 का बी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्या बोला कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं थी। दोस्तों ये कथन आपका बिल्कुल भी सही है। बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला कि पालमपुर में दुग्ध उत्पादन उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया थी? दोस्तों ये केवल नहीं थी, ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारा आर्थिक क्रियाएं थी। पालमपुर आसपास गांव और कस्बों से भली बात नहीं जुड़ा था? नहीं दोस्तों, ये तो जुड़ा हुआ था। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत होगा। और पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी? दोस्तों वहां पे प्राथमिक उपचार केंद्र था। तो दोस्तों आपका 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 23 की ओर। जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? तो दोस्तों जापान के पास आपका प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में नहीं है, तो उसने शिक्षा पर ज्यादा निवेश किया, जिसकी वजह से जापान आए दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा पर ज्यादा निवेश किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते? तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। तो दोस्तों 3 होते हैं आर्थिक क्षेत्र, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीय क्षेत्रक और एक होता है तृतीय क्षेत्रक। तो ये 3 क्षेत्रक होते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक में क्या होता है कि आपका जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, बकरी पालन, मुर्गी पालन। दूसरा क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से नई वस्तुओं को बनाया था, उसको बोलते हैं विनिर्माण, जो कि आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है कि सेवा, जैसे बने हुए वस्तुओं का बेचना, खरीद बिक्री करना। तो ये होता है आपका तृतीय क्षेत्र। तो यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि तृतीय क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है? तो दोस्तों आपका खनन तृतीय क्षेत्र में ना आके बल्कि आपका फर्स्ट क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की थी? तो दोस्तों दोपहर के भोजन के लिए योजना, जिसको बोलते हैं आज का मिड डे मील। इस योजना को लागू किया गया था ताकि कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा मिल सके। तो हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 की ओर। निम्नलिखित में कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सर्वाधिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो दोस्तों जो राज्य है जो सबसे अधिक अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग राशन भी बोलते हैं, ठीक है, पीडीएफ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, तो वो सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ है, जो सबसे अच्छा काम किया इस क्षेत्र में। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 26 का ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 27 की ओर। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो दोस्तों इसमें एक आता है मनरेगा, और मनरेगा के तहत क्या होता है कि आपको 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगर नहीं मिलता है तब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के माध्यम से, याद रखिए दोस्तों नाम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के माध्यम से आपको 15 दिनों के अंदर अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सी योजना के तहत दोस्तों? तो मनरेगा के तहत आपको 100 दिनों का काम मिलता है, लेकिन अगर जब काम नहीं मिलता है 15 दिनों के अंदर तो आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के माध्यम से आपको बेरोजगारी भत्ता देगी सरकारें। तो 27 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की स्वीकृत आवश्यकता है?
तो दोस्तों ग्रामीण इलाकों में अगर हम लोग बात करें तो ये 2400 कैलोरी है, और शहरी इलाकों में बात करें तो दोस्तों 2100। ये हो गया आपका टाउन में, और ये हो गया आपका गाँव में, विलेज में। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडारण का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो दोस्तों ये बनाया जाता है दोस्तों भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। याद रखिएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI जिसको बोला जाता है, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या हिंदी में बोल सकते हो दोस्तों भारतीय खाद्य निगम। ये क्या करती है कि देश द्वारा उत्पादित अधिक अनाज को, गेहूं को, चावल को या ऐसे भंडारों को बफर स्टॉक बनाती है। ठीक है, बफर स्टॉक बोले तो अनाजों का जमा करती है और भंडारण करके रखती है, ताकि कोई आपदा में इसका उपयोग किया जा सके या तो राशन वगैरह में बांटा जा सके। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 30 की ओर। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्ग में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, और इस कीमत को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों सरकारें क्या होती है, जब राशन के माध्यम से गरीब वर्गों में जब अनाज बांटती है तो जो कीमत रहता है बाजारों में उससे कम कीमत पर क्या करते हैं, अनाज का वितरण करती है, और इस कीमत को बोलते हैं निर्गम कीमत। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 30वां का ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों, हिस्ट्री से आपका, कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार है मॉन्टेस्क्यू। तो 31 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 की ओर। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो दोस्तों जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का जो राजा था, या बोल सकते हैं फ्रांस पर जिसका अधिकार था, शासन था, वो था लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे लुई 16वां, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, लुई 16वां, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। नवंबर के अपराधी कौन है? तो दोस्तों नवंबर के अपराधी वाइमर गणराज्य के समर्थक को कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग क्लास 9 का हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको अलग से चैप्टर का बता दूंगा। ऐसे मैंने इसके लिए हिस्ट्री का बहुत सारा MCQ क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से इस चैप्टर का MCQ में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 34 की ओर। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? दोस्तों जब किसी समुदाय को अन्य समुदायों से अलग थलग करके रखा जाता है तो उसको बोला जाता है घेटो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों 34 का ए। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं कभी और ऐसे कंटेंट लेके आऊँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में आपका 35 की ओर। क्या बोला कि भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो दोस्तों लुइस ब्रेंडिस। याद रखिएगा दोस्तों, लुइस ब्रेंडिस आपका भारत का प्रमुख वन महानिदेशक था। तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 की ओर। झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों झूम खेती को घुमंतु खेती या स्थानांतरित कृषि भी नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा झूम खेती भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कहा जाता है। हर देश में झूम खेती का अलग अलग नाम है, कहीं पे मिल्पा, कहीं पे मेघा, इस तरह से नाम है। तो 36 का हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुए थे आपका 1864 ईस्वी में। तो याद रखिए डेट दोस्तों कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, 1864, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 की ओर। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1789 में क्या हुआ था आपके फ्रांस की क्रांति। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो दोस्तों 1871 को आपका अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि रूस की क्रांति कब हुई थी? ये तो आपको पता होगा कि 1917 में हुई थी आपके रूस की क्रांति, जिसमें से अक्टूबर की क्रांति थी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों ऐसे मिलते हैं और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।